हेलो एवरीबडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोशल एजुकेशन एकेडमी, जहां पर हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर जो 4 अक्टूबर को एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम पेपर 2 देख रहे हैं। तो उसमें हम पॉलिटिकल साइंस वाला सेक्शन देख रहे थे। तो अब तक हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ये देख चुके हैं, फंक्शंस देख चुके हैं, उनकी पावर प्रिविलेज देख चुके हैं। आज हम एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट और गवर्नर देखेंगे, इसके साथ साथ प्लस वाइस प्रेसिडेंट भी देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही हमारा पेपर 1 वाला जो सेक्शन है ये भी सिमल्टेनियसली चल रहा है जिसमें फेडरल सिस्टम है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। मोटे मोटे टॉपिक्स वही हैं जो पॉलिटी में रहते हैं। इसमें बस एक टॉपिक अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, बाकी सारा सेक्शन जो है वो सेम ही है, तो साइमल्टेनियसली चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर, उससे पहले हाँ मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट था कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, हमारा एक ग्रुप चल रहा है जिसमें हम जो पेपर 2 है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हम जो सप्लीमेंट्री नोट्स हैं, कुछ कुछ नोट्स हैं, जैसे कुछ डेटा अपडेट हुआ है या कोई कुछ चीज़ें हैं, या जो चीज़ें अभी नोट्स में, जैसे साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई होंगी, कुछ स्टैंडर्ड सोर्स मिसिंग रह गए थे जो टाइम के साथ मैंने उसमें ऐड किए हैं पढ़ने के बाद। और प्लस उसमें घटना चक्र भी आई है, उसके भी कुछ कुछ एडिशन है, प्लस उसके एमसीक्यूज हैं, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड ये कोर्स टोटली इंग्लिश मीडियम में है। एक्सप्लेनेशन जो है वो बाइलिंगुअल है, लेकिन जो पीडीएफ्स हैं और जो नोट्स वगैरह हैं वो सब इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड हो रहे हैं। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 299 ही रखी है मैंने, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, हाँ एक और चीज़ कि जो इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है ये मैंने कंप्लीट जो है फ्लो चार्ट और टेबल नोट्स में रखा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा याद करने में ईजी हो जाता है कि जो चीज़ें रहती हैं ऐसे पॉइंटर्स में लिखा रहे या फिर कुछ ऐसा लिखा रहे तो इजीली आप याद कर लेते हो। ठीक है, इसलिए मैंने इस फ्लो चार्ट और टेबल नोट्स का यूज़ किया है ताकि आप इजीली इसको याद कर सको। ठीक है, वैसे रिटन फॉर्मेट में नहीं बनाया। तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं, है ना, याद रखना। और ये 50 आपसे पूछेगा कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 52 बोलता है। आर्टिकल 53 क्या बोलता है? आर्टिकल 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो किस में वेस्ट करती है? वो वेस्ट करती है प्रेसिडेंट पे। और प्रेसिडेंट या तो उसको डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकता है या फिर किसी सब ऑफिसर जो उसका सबऑर्डिनेट है उसके थ्रू एक्सरसाइज करा सकता है। ठीक है, तो 53 में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस में वेस्ट करिए? प्रेसिडेंट ने, या तो वो डायरेक्टली करा सकता है या किसी सबऑर्डिनेट के थ्रू करा सकता है। 53(2) क्या बोलता है? जो सुप्रीम कमांड है सारे डिफेंस फोर्सेस का वो किस में है? वो प्रेसिडेंट में है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव इक्वल्स टू प्रेसिडेंट साहब आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट साहब आएंगे, पीएम साहब आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे। तो ये याद रखना, एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन इंक्लूडेड रहते हैं, ये भी कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है। अब इलेक्शंस कैसे होते हैं प्रेसिडेंट के? तो आपको पता होगा एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। आपसे ये पूछ सकता है इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं? तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये अमेंडमेंट याद हो जाए, पॉसिबिलिटी है तो याद कर लेना, नहीं तो इतना नहीं है, लेकिन ये याद रखना इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। सारे इलेक्टेड है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है कौन नहीं इंक्लूडेड है, मतलब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन नहीं आता है? तो नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आते हैं, बस इतना याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आते, ना वो पार्लियामेंट के, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स भी नहीं आते हैं इसमें। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी असेंबली के भी नहीं आते हैं। तो नॉमिनेटेड प्लस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी असेंबली, ये सब नहीं आते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये इनका सिस्टम होता है। इस सिस्टम के थ्रू इलेक्शन होता है। वोटिंग कैसे होती है? सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। देखो ऐसे करके, अगर मैं मानूं कि 2 कैंडिडेट है ए एंड बी, ऐसे करके उनके बैलेट्स बने होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोगों जो भी एमपीज होते हैं सबको दे दिए जाते हैं। किसी कोई ए मार्क करेगा, कोई बी मार्क करेगा, कोई ए मार्क करेगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि कितना, मतलब जो, हाँ किसको वोट सबसे ज्यादा मिले हैं। जैसे ए को ज्यादा मिले तो ये बाहर हो जाएगा और ए जीत जाएगा। अगर इसी तरह 3 कैंडिडेट है ए बी सी, तो उसमें देखा जाएगा किन दोनों को ज्यादा मिले हैं, तो जिसको सबसे कम मिलेंगे वो आउट हो जाएगा। फिर इन दोनों का दोबारा कराया जाएगा, फिर इन दोनों में से जो विनर होगा उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट साहब इलेक्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट कौन कर रहा है? जो ये है
इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये जो है इलेक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्मल स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन स्टेट्स एंड पार्टली बिटवीन द स्टेट एज होल एंड द यूनियन, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इलेक्शन डिस्प्यूट अगर आ जाए, ठीक है, तो डिस्प्यूट कौन डिसाइड करेगा? ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? 71 के अंदर। इफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट इलेक्शन डिक्लेयर वॉइड, अगर मान लो कि किस इलेक्शन जो था हुआ था प्रेसिडेंट साहब सेलेक्ट हो गए, अपॉइंट हो गए, सब ओथ वोथ ले ली, सब कुछ हो गया, लेकिन उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो गया, तो जो एक्ट उन्होंने करे हैं डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर नॉट बिकम इनवैलिड। ये याद रखना। आपको लगेगा जैसे सुप्रीम ने डिसीजन दे दिया, उनका इलेक्शन वॉइड हो गया, तो जो उनके एक्ट्स थे सब कुछ जो है वो वॉइड हो जाएंगे, मतलब इनवैलिड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके जितने भी डिसीजन है अब तक, जब तक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक के सारे डिसीजन, कोई भी डिसीजन इनवैलिड नहीं होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होती है? ओथ कौन दिलाता है? टर्म्स क्या होती हैं? कंडीशंस क्या होती हैं ये प्रेसिडेंट की? तो जो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं आर्टिकल 58 में मेंशन है, उनकी क्वालिफिकेशन होती है आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, क्वालिफाइड टू बी द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। आपको लोकसभा के क्वालिफाइड होने चाहिए, यू शुड नॉट बी प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है ना, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मस्ट नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल गवर्नमेंट, किसी भी उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना है। आर्टिकल 59 की बात करें तो कंडीशंस क्या है ऑफिस की? नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, अगर हो तो वैकेंट कर दो अगर जैसे आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। राष्ट्रपति भवन आपको मिलेगा फ्री ऑफ रेंट, एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस जो होंगे वो फिक्स करेगा कौन? पार्लियामेंट। और कैन नॉट बी रिड्यूस, आपकी जब तक टर्म चलेगी तब तक आपको रिड्यूस नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद, आपको ये चीजों का बेनिफिट मिलता है और ये चीजें आपको नहीं करनी होती। ओथ कौन दिलाता है? ओथ का आर्टिकल है 60, ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये एब्सेंट है तो एक कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो उनकी एब्सेंस में ओथ कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को? तो दिलाएगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 56 में उनका टर्म है। टर्म देखो वैसे तो 5 साल का होता है फ्रॉम द डेट ही एंटर्स द ऑफिस, ही कैन रिजाइन एनी टाइम। रेजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। एक चीज देख रहे हो, स्पीकर होता है डिप्टी स्पीकर को देता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है ना। प्रेसिडेंट किसको दे रहा है? वाइस प्रेसिडेंट को दे रहा है ना। इस तरीके से अभी तक हमने ये चीजें पढ़ ली है, ठीक है। तो तो यहाँ पे जो रेजिग्नेशन है ये जो है वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। कंटिन्यू इन द ऑफिस इवन इफ द टर्म, अगर उनकी टर्म कंप्लीट हो गई लेकिन उनका अभी तक कोई सक्सेसर नहीं मिला है तो उनका ऑफिस कंटिन्यू रह सकता है। एलिजिबल है री-इलेक्शन के? बिल्कुल है। नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टर्म, जैसे यूएस में क्या है, यूएस में आप 2 साल मतलब लगातार 4 साल का टेन्योर होता है, 2 बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, है ना। तो ऐसा यहाँ पे इंडिया में नहीं होता है, आप अनलिमिटेड टाइम रहता है, कभी भी आप नंबर का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इम्पीचमेंट की बात करें, इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंटली याद रख लेना, इम्पीचमेंट पूछ लेता है कौन से आर्टिकल में, 61 में है। 6 ऐसे लिखोगे अभी तक, ये याद रख लेना, इसमें ऐसे 52 से 78 के बीच में चलता है, तो 61 इम्पीचमेंट ऐसे लिखते हो ना, आई इम्पीचमेंट, 6 याद रख लेना, आई इम्पीचमेंट 61, ठीक है। कौन कौन से ग्राउंड पे इम्पीच करा जाएगा? ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप करोगे तो आपको इम्पीच कर दिया जाएगा, ठीक है। कैसे इम्पीच कर दिया जाता है? जो चार्ज है वो कोई से भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, मतलब जो रेजोल्यूशन है वो कोई से भी उसमें स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट साहब को। फिर उसके बाद जो हाउस उसको पास करेगा, साइन बाय द 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, पास टू द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। जो साइन करेंगे पहले ये वाले जो लोग हैं लोकसभा में, चलो हमने माना कि ये लोकसभा में इनिशिएट हुआ, ठीक है, तो साइन करेंगे 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 1/4 तो जो है वो साइन करके रिजोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको पास करा जाएगा कितने से? 2/3 से, ठीक है। जो इनिशिएट होगा 1/4 से होगा, 1/4 मेंबर्स ऑफ द टोटल हाउस, पास बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। होप आपको ये चीज क्लियर होगी। 1/4 से स्टार्ट होगा और 2/3 से पास होना जरूरी है, स्पेशल मेजोरिटी से। अदर हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा चार्ज को। प्रेसिडेंट कैन अपेयर भी हो सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हाँ ये चीज गलत है या चीज सही है। इफ अदर हाउसेज ऑल्सो पास बाय 2/3 मेजोरिटी, अगर इस वाले हाउस ने भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये बस एक यहाँ पे ही कैच है, ये तो सबको पता रहता है 2/3 मेजोरिटी से है, बस यहाँ जो कैच है ना, ये यही कैच है, ऑफ द टोटल मेंबरशिप है, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है,
ठीक है, जनरली हम वहां पे क्या देगा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, हम वहीं पे टन से मार देंगे, लेकिन ये टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट उसी डेट से हट जाता है, तो 1/4 से इनिशिएट होगा, 2/3 से उसी हाउस में पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर 2/3 से उस वाले हाउस से पास हो गया अगर, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर देंगे। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 62 के बारे में अगर हम बात करें, इलेक्शंस टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द 6 मंथ अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। हमारे यहाँ पे ऐसा है ना कि जैसे प्रेसिडेंट नहीं रहता है तो वाइस प्रेसिडेंट उनके रोल को वो कर सकता है, मतलब टेक ओवर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब हट गए तो वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीटली प्रेसिडेंट बन जाएगा, नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। ठीक है, पावर्स की बात करें अगर, ठीक है, ये भी टेबल फॉर्मेट में मैंने कर दिया है। अगर हम पावर्स की बात करें कि पावर्स क्या क्या है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स को अगर हम देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, अपॉइंट करता है पीएम को, अदर मिनिस्टर्स को, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, कैग को अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है, यूपीएससी के जो चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट करता है, गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स को अपॉइंट करता है, एम्बेसडर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज हो गए, और किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, ये सारी कैसी पावर्स हैं, ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर है। फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर कल ही बताया था, एसएपी, सम्मन और प्रोरोग करने के लिए, तो सम्मन और प्रोरोग जो कर रहा था, ये कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कर रहा था, एडजर्न कौन कर रहा था, स्पीकर। ठीक है, तो सम्मन जो होता है और प्रोरोग जो होता है पार्लियामेंट के सेशन को, ये प्रेसिडेंट करेगा, ये इसकी लेजिस्लेटिव पावर है। डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, एड्रेस कर सकता है पार्लियामेंट को। ठीक है, कब करेगा, स्पेशली फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच इलेक्शन और फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, आर्टिकल 87 में मेंशन है। नॉमिनेट करता है 12 मेंबर टू द लोकसभा, किसके बेसिस पे, स्पेशल नॉलेज ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज, इन सारे बेसिस पे करता है। सेंड कर सकता है मैसेज टू द हाउस, डिसाइड कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं कल। डिसाइड कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमिश्नर। डिस्क्वालिफिकेशन उसके अंदर भी होती है, शेड्यूल 10 के अंदर, वहां कौन डिसाइड करता है, वहां स्पीकर डिसाइड करता है। गिव असेंट टू द बिल, ये भी इसकी लेजिस्लेटिव पावर है। प्रोमोगेट्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 में ये ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं, जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं होते तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल देता है। तो ये सारी कैसी पावर है, आप देख रहे हो, एग्जीक्यूटिव में जनरली अपॉइंटमेंट वाली पावर है, और लेजिस्लेटिव में जनरली जो लॉ से रिलेटेड है या पार्लियामेंट से रिलेटेड है, वो सारी पावर्स हैं, है ना। फाइनेंशियल पावर्स की अगर हम बात करें तो मनी बिल्स किसके रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है, ये इनके ही उससे जो है वो पार्लियामेंट में जो बजट है वो भी लेड ऑफ होता है। कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा नहीं निकल सकता है, आपने पढ़ाया था ना कल, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक ये थे, पब्लिक अकाउंट था ये। ठीक है, तो कॉन्टीजेंसी में, इसमें तो कंसोलिडेट में तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए था, लेकिन जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया था उसमें इनका प्रेसिडेंट साहब का था, जैसे फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होल्ड करता है। होप आपको चीजें याद आ रही होंगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमिश्नर एवरी 5 ईयर, ये सारी फाइनेंशियल पावर होगी। अगर हम जुडिशियल पावर की बात करें तो ये अपॉइंट करते हैं सीजीआई को, अदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को, और कभी भी एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये कौन से आर्टिकल में, ये बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 143 में ये पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से जो ये है प्रेसिडेंट है वो एडवाइजरी ओपिनियन लेते हैं। ठीक है, फिर डिप्लोमेटिक में अगर हम बात करें, इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गई, एग्रीमेंट हो गए, नेगोशिएशंस हो गई, एंड कंक्लूड जो होते हैं उनके बिहाफ पे होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट अप्रूवल, ऐसे तो होता ही है कि कंक्लूड होते हैं इनके बिहाफ पे, लेकिन सब्जेक्ट होते हैं पार्लियामेंट अप्रूवल, पार्लियामेंट भी अप्रूव करेगा। रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल बॉडीज। ठीक है, मिलिट्री की बात करें तो हम बता ही चुके हैं कि सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, डिक्लेयर वॉर और पीस, सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट अप्रूवल। डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान रखना, पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। नेगोशिएशन, ट्रीटीज वगैरह में यहाँ पे भी देखना, वॉर और पीस डिक्लेयर तो कर सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। इमरजेंसी की बात करें, आर्टिकल 352 में नेशनल लगा सकते हैं, 356 में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, स्टेट या फेलियर हो जाए मशीनरी का, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, तो ये कुछ पावर एंड फंक्शंस थे। फिर आता है वीटो पावर्स। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर तब यूज करता है प्रेसिडेंट जब कोई बिल आया, जब बिल आ रहा है तभी तो वो एक्ट बन रहा है ना। एक बिल है, उसको पार्लियामेंट ने पास करा, जब उसको प्रेसिडेंट असेंट दे देगा तभी तो वो एक्ट बनेगा ना। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है, जब पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास आ रहा है तो प्रेसिडेंट इस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, ठीक है, वो किस पावर के थ्रू पता चलता है, वो पता चलता है वीटो के थ्रू। ठीक है, पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, प्रेसिडेंट विदहोल्ड असेंट टू द बिल एंड्स एंड डज नॉट बिकम द लॉ। ठीक है, यूज फॉर द प्राइवेट मेंबर बिल एंड रियली फॉर द गवर्नमेंट बिल टू। ठीक है,
तो इसमें क्या है ना, सिंपल विदहोल्ड कर लिया, एसेंट ही नहीं दिया, विदहोल्ड कर लिया। ये क्या है, एब्सोल्यूट वीटो है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया, ठीक है, बिल, ठीक है। मनी बिल को नहीं कर सकता, क्योंकि ये पढ़ा चुकी हूं मैं कि मनी बिल उनकी ही रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होता है, तो मनी बिल को नहीं कर सकता है। फॉर द रिकमेंडेशन रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट अगर दो से पास कर दे दोबारा, या तो विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है, और सेंड बैक टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव द असेंट, ठीक है। दोबारा उसको ये वीटो यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। और मनी बिल में बता ही दिया कि ही कैन नॉट रिटर्न, ठीक है। तो सस्पेंसिव में रिटर्न कर देता है, एब्सोल्यूट में होल्ड कर देता है। पॉकेट वीटो में है कि पॉकेट में डाला भूल गए, प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाई नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न, सिंपली कीप इट पेंडिंग इंडेफिनिटली, ठीक है। नो टाइम लिमिटेड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलाइक यूएस प्रेसिडेंट हु मस्ट एक्ट विद इन 10 डेज। यूएस में है कि आपको प्रेसिडेंट के पास आया तो उनको 10 डेज के अंदर उस पर एक्ट करना है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये किसने यूज करी थी, ये यूज करी थी प्रेसिडेंट जेल सिंह ने इन द केस ऑफ इंडियन पोस्ट एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट बिल 1986 में। क्वालिफाइड वीटो हमारे यहाँ पे नहीं होती है, हमारे यहाँ पे 3 ही वीटो है। ये वीटो होती है यूएस वगैरह में यूज होती है, नॉट अवेलेबल टू द इंडियन प्रेसिडेंट। This exists in the with US president where 2/3 majority of the Congress is needed to override the veto। वहां पे अगर 2/3 majority से पास हो गया दोबारा कांग्रेस में, तो इनकी जो वीटो है वो ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास ये 3 ही है। इंडियन प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो कैन बी ओवरराइड बाय द ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटी रिपास। हमारे यहाँ पे ये चीज सेम यूज हो जाती है, अगर दोबारा से रिपास हो गया तो सस्पेंसिव वीटो आप यूज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट हैव नो वीटो पावर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। सिंस 24th Amendment Act 1971, it is obligatory for the president to give assent to the such bill, no withholding, no return। तो आपको यहाँ से 2 चीजें याद रखनी है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर कोई भी वीटो आप यूज नहीं कर सकते हो, और सस्पेंसिव वीटो आप मनी बिल पे नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, कि आप मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हो, क्योंकि आप ही की रिकमेंडेशन पर वो इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। कुछ पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 72, ये याद रखना। पहला आता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली आपने ऑफेंडर को माफ कर दिया, पार्डन कर दिया, रिमूव बोथ सेंटेंस कन्विक्शन सब हटा दिया, ऑफेंडर ट्रीटेड एज नो ऑफेंस कमिटेड, ठीक है, पार्डन कर दिया पूरी तरह। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद द लाइटर फॉर्म, ठीक है, जैसे डेथ सेंटेंस थी, अब आपने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, ठीक है, कम्यूट कर दिया उसको, कम्यूटेशन, ठीक है। रिमिशन क्या होता है, रिमिशन होता है रिड्यूसिंग द पीरियड या अमाउंट ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग नेचर, ठीक है। 10 साल की सजा थी 2 साल की कर दी, ठीक है, तो ये रिमिशन हो गया। रेस्पाइट क्या होता है, अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इन द प्लेस ऑफ ओरिजिनल सेंटेंस ड्यू टू स्पेशली फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, जैसे कि उनको कुछ वो था, मतलब उम्र कैद हुई, ठीक है, लेकिन वो किसी तरीके की उनको स्पेशल कंडीशन आ गई, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, स्पेशल कंडीशन मतलब प्रेग्नेंट हो गई या कुछ इस टाइप का हो गया, फांसी होनी थी और प्रेग्नेंट है, तो आप उनकी सजा को मतलब चेंज कर देते हो या लेसर कर देते हो, ठीक है। फिर रेप्राइव क्या होता है, रेप्राइव क्या होता है, टेम्परेरी स्टे लगा देना या पोस्टपोन कर देना थोड़े टाइम के लिए, जैसे डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्डन समझ में आ गया, पार्डन में मतलब कंप्लीटली माफ कर दिया। इसमें कम्यूटेशन का मतलब कि आपने लाइटर सेंटेंस कर दिया। रिमिशन का मतलब सजा वही है लेकिन टाइम कम कर दिया। रेस्पाइट मतलब रेस्ट कर लो, मतलब रेस्ट कब करता है, जब आदमी में कुछ डिसेबिलिटी है कुछ इस टाइप का होता है तो रेस्पाइट। रेप्राइव मतलब होता है टेम्परेरी स्टे। स्कोप ऑफ प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर, 3 स्पेशल केसेस वेयर ओनली प्रेसिडेंट कैन एक्ट, ठीक है, गवर्नर कैन नॉट एक्ट, ये याद रखना, ठीक है। कुछ केसेस हैं, 3 स्पेशल केसेस हैं जहां पर ओनली प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन द जुडिशियल जो स्फेयर है उसमें से प्रेसिडेंट कैन एक्ट, गवर्नर कैन नॉट। कब, जब पनिशमेंट सेंटेंस हो कोर्ट मार्शल का या मिलिट्री कोर्ट का, तब गवर्नर का कोई रोल नहीं रहता, प्रेसिडेंट का रहता है। पनिशमेंट सेंटेंस फॉर द ऑफेंस ऑफ अगेंस्ट द यूनियन लॉ तो गवर्नर का नहीं रहेगा, और डेथ सेंटेंस जो है इवन इन द स्टेट केसेस जो है गवर्नर नहीं माफ कर सकता है, डेथ केसेस को प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या, जो ये इन्होंने पार्डन वार्डन करा है इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मारूराम केस, खेर केस, ये सारे केसेस हुए थे, इन केसेस में कहा दैट पार्डनिंग पावर इज सब्जेक्ट टू द लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है लेकिन लिमिटेड है। इफ एक्सरसाइज आर्बिट्रेटली, मैलिफाइड और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ठीक है, कोर्ट कैन नॉट री एग्जामिन द मेरिट्स ऑफ द डिसीजन लाइक एपिलेट कोर्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके डिसीजन को रिव्यू किया जा सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि रिव्यू से बाहर रखा जा सकता है। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, अगर लगा कि उनकी जो पावर है उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने आर्बिट्रली या मैलिफाइडली यूज करी है, तो उस केसेस में आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। अगर प्रेसिडेंट की हम देखें तो वो नॉमिनल हेड होते हैं, ये पता होगा। प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। डी जूरी या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है।
रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड करते हैं प्रेसिडेंट साहब, ओ प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनको बोलते हैं डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हेड बाय द पीएम है, शेल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द सच एडवाइस। प्रेसिडेंट जो है इन्हीं के एडवाइस पर काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, इसलिए इनको नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट से क्या हुआ था, जो प्रेसिडेंट थे मेड प्रेसिडेंट एडवाइस फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन हिम, मतलब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दे दी तो प्रेसिडेंट को उस पर एक्ट करना ही करना है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ कि प्रेसिडेंट मे रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस वंस आइदर जनरली और पर्टिकुलरली मैटर बट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू एडवाइस गिवन आफ्टर सच कंसिडरेशन। मतलब आपने पहले क्या बोला इन्होंने 42nd में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ कहा, प्रेसिडेंट को वही करना है। लेकिन इसमें क्या बोला 44th में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ कहा, प्रेसिडेंट उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन उसके बाद अगर ये दोबारा इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा तो फिर प्रेसिडेंट को उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये था इसका मतलब। ठीक है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या होता है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन ये होता है जैसे कभी सिचुएशन आ गई तो उसमें प्रेसिडेंट अपने मन की क्या 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 करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिशन क्या होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम when no party has clear majority or the sitting PM जो है suddenly died without any obvious successor, मतलब या तो किसी पार्टी ने मेजोरिटी नहीं वो करी तो तब पीएम को अपॉइंट करना, या फिर जो पीएम है वो सडनली मर गए लेकिन कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव मेजोरिटी इन द लोकसभा, आप ये डिसमिसल कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, डिसोल्यूशन कर सकते हैं लोकसभा का। ठीक है, इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट हिज मेजोरिटी। ठीक है, ये इनकी 3 सिचुएशनल डिस्क्रिप्शंस होती हैं। वैसे ही अब बिल्कुल जैसा आपने प्रेसिडेंट को समझा वैसे ही सेम चीजें ये सेंटर पे कर रहे थे, अब ये स्टेट पे करेंगे। ठीक है, सेम ही चीजें होती हैं बिल्कुल, इसीलिए ये सारे टॉपिक्स एक साथ पढ़ने चाहिए रेदर देन इस तरीके से पढ़ने से आप तो काफी चीजें रिलेट कर पाओगे। ठीक है, गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नर ऑफ स्टेट आर्टिकल 153 कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, 1 पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखना, ये पूछ लेता है। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वेस्टेड इन गवर्नर एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू द सबऑर्डिनेट, सेम चल रहा है ना। देखो आर्टिकल 155 गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द वारंट अंडर हिज हैंड और सील, एग्जाम्पल नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड। ठीक है, उनके वारंट और हैंड एंड सील के अंदर होता है, नॉमिनेट करता है गवर्नर, इलेक्ट नहीं होते। ठीक है, 156 में क्या होता है, गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, टर्म कितनी होती है, 5 साल होती है। क्वालिफिकेशन, ओथ और टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन होने चाहिए, कंप्लीटेड 35 ईयर ये जो एज है, उसके बाद कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे कि लोकसभा के लिए एलिजिबल होना है, क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाइड टू द मेंबर ऑफ लोकसभा, ऐसा प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है। लेकिन इनकी में नहीं है, इनकी में 2 ही है, तो एक तो सिटीजन होने चाहिए, एक आपने कंप्लीट कर लियो 35 ईयर्स। कंडीशंस क्या है, नॉट द मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऑफिशियल रेजिडेंस राजभवन जो होता है उसको यूज कर सकते हो विदाउट द पेमेंट, एम्यूलमेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेजेस डिटरमाइन कौन कर रहा है, पार्लियामेंट, उधर भी पार्लियामेंट कर रहा था, कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द टर्म, व्हेन वन गवर्नर कॉमन टू द 2 स्टेट्स। ठीक है, एम्यूलमेंट शेयर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ कैच हो जाता है। हम जनरली ये सारी देखो, पॉलिटी इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, है ना, जहां पे एक्सेप्शंस है ना वहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा और फिर फ्लो में हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज में हम फ्लो में गलत कर लेते हैं कि नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड है, कैसा है। जैसे मैंने वो इम्पीचमेंट का बताया, इम्पीचमेंट में हम गलत कर देते 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग कर देंगे, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग की जगह नहीं, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप है वो। वैसे यहाँ पे गलती हो सकती है कि एम्यूलमेंट और अलाउंसेस तो डिटरमाइन कर रहा है पार्लियामेंट, अब यहाँ पे बोल दिया 1 गवर्नर जो कि 2 स्टेट्स का कॉमन गवर्नर है। ठीक है, तो उसके कौन डिसाइड करेगा, उसका प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, ओथ कौन दिलाता है इनको, ओथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनको कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एब्सेंस हो जाएगा तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। रिमूवल का क्या है, नॉर्मली तो 5 साल होता है, बट होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, can be removed anytime without any ground of being assigned and without any impeachment procedure, unlike president continue beyond the term till the successor take charges। नॉर्मली 5 साल की होती है, लेकिन ऐसा नहीं इम्पीच कर दोगे, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया या कुछ इस टाइप का कर दिया तो उनको इम्पीच कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, जब चाहे प्रेसिडेंट साहब हटा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 160 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट मेक प्रोविजन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द गवर्नर फंक्शन इन एनी कॉन्टीजेंसी नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रेसिडेंट ऐसे प्रोविजन बना सकता है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर फंक्शन जो कि अभी प्रोवाइडेड नहीं है फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
पावर ऑफ द गवर्नर की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने वहां पे पावर देखी थी, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में देखोगे सारी अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर्स है, आप पढ़ोगे देखोगे। लेजिस्लेटिव में सारी जो सम्मन है स्टेट लेजिस्लेटिव को, ठीक है, कैन डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉमिनेट करता है मेंबर्स को, ठीक है। यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट एक एक्स्ट्रा आ जाता है। लिटरेचर है, साइंस है, सोशल साइंसेस, ये सब तो आर्ट था, ये तो 4 वहां पे भी क्राइटेरिया था, ये एक्सेप्शन आ गया कोऑपरेटिव मूवमेंट का, ठीक है। अगर स्टेट में पूछ लिया तो बोलो, अब आपको याद रहेगा लिटरेचर पे तो होता है, साइंस पे होता है, आर्ट पे होता है, सोशल सर्विस, कोऑपरेटिव पे कहाँ होता है, तो कोऑपरेटिव स्टेट में रहता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल वही पावर्स है कि स्टेट कॉन्टीजेंसी से फंड नहीं निकलेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएगा, मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा उस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। जुडिशियल वही पार्डनिंग है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट है, कोर्ट मार्शल केसेस कंसल्टेड प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट की कंसल्ट करके अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करते हैं वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। फिर अगर हम वीटो की बात करें तो या तो असेंट दे सकता है, या फिर विदहोल्ड कर सकता है, या फिर रिटर्न कर सकता है, ठीक है। रिटर्न कर सकता है, असेंट दे सकता है, 4 ही पावर है। अगर कोई बिल आया गवर्नर के पास तो उसके पास सिर्फ 4 ही पावर्स होती हैं उसको एक्ट बनाने से पहले, या तो उसको दे दे तो वो एक्ट बन जाएगा, विदहोल्ड कर लेगा, असेंट एंड हो जाएगा, डज नॉट बिकम द लॉ, जिसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, रिटर्न कर देगा जिसको सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, ठीक है। इफ मनी बिल के केस में नहीं लगती है, ठीक है। इफ पास अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो सेम जैसे प्रेसिडेंट को असेंट देना है, इनको भी असेंट देना है। चौथी पावर इनके पास स्पेशल होती है, रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है, गवर्नर जो है बिल को जो है प्रेसिडेंट के लिए वो कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी कब कब कंपलसरी है रिजर्व करना, इफ द बिल वुड डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ हाई कोर्ट, तब तो कंपलसरी है, ठीक है, तो उनको देना ही देना है। प्रेसिडेंट कैन either give assent, withhold assent, or डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर द रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ऐसा नहीं है। अगर एक और चीज है यहाँ पे, जैसे प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया रिकंसिडरेशन के लिए, तो अगर दोबारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने वापस उसको पास करते तो प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी नहीं है उसको असेंट देने के लिए। जैसे दोबारा पास होके आ रहे हैं तो आप देख रहे हो गवर्नर भी को मस्ट है, प्रेसिडेंट को भी मस्ट है, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रिजर्व वाला बिल है तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज की अगर हम गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि क्या क्या इनकी प्रिविलेजेस हैं, तो पहला तो यही है, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर, ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। और उनका कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होता है पर्सनल कंडक्ट का। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। नो प्रोसीडिंग ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर इशूड बाय एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म, ठीक है। सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन कब होगी, 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा तब होगी, ठीक है। तो क्रिमिनल तो हो ही नहीं सकती है ड्यूरिंग द टर्म, सिविल हो सकती है, 2 महीने का नोटिस देना है। फिर अरेस्ट इम्प्रिजन हो ही नहीं सकता है ड्यूरिंग द टर्म। दूसरा है कि एक्सरसाइज मतलब आंसरेबल नहीं हो, कि जो पावर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ड्यूटीज कर रहे हो, कि हमने क्यों क्या कैसे किया है, आपसे कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन जो है वो सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होता है वो सिर्फ गवर्नर के पास होता है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन जो है वो जो है ये प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर दोनों के पास होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, नाम से ही समझ में आ रहा है, गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है ये एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन है, बट एक्सरसाइज ड्यू टू पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिजर्व द बिल जो बताया, ये 5 है इसके अंदर, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होती है, जो आर्टिकल 200 में रिजर्व करने का होता है। रिकमेंडेशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, सेकेंड, ठीक है। थर्ड होता है वाइल एक्सरसाइजिंग फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग ड्यूटीज एडिशनल चार्जेस, ठीक है, जो वो फंक्शंस हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग ड्यूटीज, तब ये पावर एक्सरसाइज हो सकती है। फोर्थ है डिटरमाइनिंग अमाउंट पेबल बाय द स्टेट टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन असम, ठीक है, सीकिंग। और लास्ट है सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीएम फ्रॉम द सीएम ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द लेजिस्लेटिव मैटर्स। तो ये 5 जो है ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है। एक बार मैं और बता देती हूँ। पहला है रिजर्वेशन ऑफ द बिल, ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। थर्ड है कि जब वो फंक्शन करेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग ड्यूटीज, ठीक है, एडिशनल चार्ज की तरह जब वो करेंगे तब यूज कर सकते हैं। फिर डिटरमाइनिंग द पेबल बाय द स्टेट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, तो डिटरमाइन करेंगे कितना अमाउंट पे होगा, ठीक है, और कभी भी सीक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीएम
रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स। ठीक है, ये वाली जो सिचुएशनल डिस्कशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब सीएम जो है, कोई सीएम नहीं बन पाया, कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, तो यूज हो सकती है, या सीएम मर गए हैं सडनली विदाउट ऑब्वियस सक्सेसर, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 3 होती है। ठीक है, गवर्नर इज अ डोल रोल अथॉरिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 68 लाइक प्रेसिडेंट, एंड एजेंट ऑफ द सेंटर होते हैं इन द स्टेट। ठीक है, इस वजह से इनका जो है डुअल अथॉरिटी वाला रोल होता है। फिर अगर हम मोटा मोटा देखें, कोई कंपैरिजन के लिए मैंने ये चार्ट डाल दिया है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अपॉइंटमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, कैसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। गवर्नर जो है अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो मतलब नॉमिनेटेड है। ओथ कौन दिला रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इधर कौन दिला रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। नॉर्मल टर्म 5 साल, रिमूव ओनली बाय इम्पीचमेंट, यहाँ पे 5 साल बट होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, रिमूवल कैसे, इम्पीचमेंट ओनली द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कुछ इम्पीचमेंट जैसा नहीं होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट हटा सकता है जब चाहे। वीटो की बिल की पावर करें, मतलब वीटो की बात करें तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो, क्वालिफाइड वीटो नहीं होती, यहाँ पे एब्सोल्यूट होती है, सस्पेंसिव होती है, और उसके बाद या असेंट दे सकते हैं, और चौथी जो पावर होती है रिजर्व करने की होती है। ठीक है, पार्डनिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो ये सब कोर्ट मार्शल पे भी कर सकते हैं, यूनियन लॉ पे भी कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस पे भी कर सकते हैं, पर प्रेसिडेंट जो गवर्नर है वो इन सब पे नहीं कर सकता। डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, कोर्ट मार्शल को, पनिशमेंट को वो नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, प्लस यूनियन का कोई केस है तो उस पर पार्डन नहीं कर सकता है। ऑर्डिनेंस पावर की बात करें तो ये ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 में बना लेते हैं यूनियन सब्जेक्ट पे, और ये जो है गवर्नर जो है ये 2, 1, 3 में बनाते हैं, तो 1, 2, 3, 2, 1, 3। ठीक है, ये सबकी ऑर्डिनेंस पावर है, ये स्टेट सब्जेक्ट पे बना सकते हैं, विद सम रिस्ट्रिक्शन नीडेड प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, इमरजेंसी रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, डिक्लेयर नेशनल स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये डिक्लेयर करेंगे, ये रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी अगर हम बात करें, सेम फॉर बोथ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एग्जीक्यूटिव का अगर हम देखें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, जैसे उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताया था कौन कौन था, तो वैसे इधर गवर्नर आते हैं, सीएम आते हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, और एडवोकेट जनरल आते हैं। ठीक है, उधर कौन कौन था, प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, पीएम थे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, और एडवोकेट जनरल की जगह अटॉर्नी जनरल थे। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम स्पेशल नोट की बात करें, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल होता है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सिंस 1956 नो पर्सन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस डिस्कस अंडर आर्टिकल 163 एंड 164। ठीक है, तो बस ये इतना याद रख लेना कि जो 1956 है, अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक ही गवर्नर है जो 2 से ज्यादा स्टेट्स का है। वाइस प्रेसिडेंट को भी हम साथ ही साथ इंक्लूड कर लेते हैं, तो आर्टिकल 63 बोलता है एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 65 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द वैकेंसी अराइज ड्यू टू या तो डेथ हो गई है, रिजाइन कर दिया, रिमूवल हो गया है, और अदरवाइज ऑफ द प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेन्योर खत्म हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करने आ जाएगा, नहीं, डेथ में या तो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, रिजाइन कर दिया, रिमूव कर दिया, तभी आप ये कर सकते हो। मैक्स ड्यूरेशन 6 महीने होता है। ठीक है, और इसके बाद और डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टेम्परेरी एब्सेंस, जैसे इलनेस वगैरह हो गई, प्रेसिडेंट साहब बीमार हो गए, तभी भी कर सकता है। ठीक है, एंड डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ राज्यसभा चेयरमैन, जब ये ड्यूटी वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तो वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी नहीं करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज रिगार्डेड एज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया, सेकंड इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंट मैं आपको एक बार दिखा दूंगी, ये इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहली रैंक पे प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं 5th नंबर पे। 6th नंबर पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये थोड़ा सीक्वेंस याद रखना, ऊपर का एटलीस्ट याद रख सकते हो आप। ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काफी लास्ट में आता है, ये याद रख सकते हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जो होते हैं, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट जजेस के बाद आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ याद रख सकते हो आप। फिर अगर हम इनकी इलेक्शंस, क्वालिफिकेशन, ओथ, टर्म एंड रिमूवल की बात करें तो आर्टिकल 66 इनके इलेक्शन की बात करता है। इलेक्शन में इनमें सिर्फ और सिर्फ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हैं चाहे नॉमिनेटेड है, बस रोज लोकसभा और राज्यसभा के लोग आते हैं। और प्रेसिडेंट के में कौन आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। ठीक है,
सिस्टम क्या है, वही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेटिन के थ्रू होता है। क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीटेड 35 ईयर्स, क्वालिफाइड टू बी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वो लोकसभा के मेंबर होने के क्वालिफाइड होने, यहाँ पे राज्यसभा के हैं। मस्ट डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर 66 में के पार्ट में 4 की बात करें तो उसमें कंडीशंस बताई गई हैं कि वाइस प्रेसिडेंट शेल नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव इफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ द ईदर हाउस इज इलेक्टेड एट द वाइस प्रेसिडेंट, उनको वैकेट करनी पड़ेगी सीट जैसे ही वो एंटर करेंगे एज द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलाता है, ओथ दिलाता है इनको प्रेसिडेंट, ठीक है। टर्म इनकी क्या है, इनकी टर्म है 5 साल फ्रॉम एंटरिंग द ऑफिस। एलिजिबल री इलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल। रिजाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसको करना है, प्रेसिडेंट को करना है। रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल पास बाय द राज्यसभा बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसको इफेक्टिव मेजोरिटी, आपने सुना होगा सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, वैसे ही एक इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है कि राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, मेजोरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, उनके थ्रू रिजोल्यूशन पास हो जाए और एग्री कर जाए लोकसभा के मेंबर्स, तो इनको हटा दिया जाता है। रिजोल्यूशन कैन बी मूव ओनली आफ्टर गिविंग 14 days नोटिस, एडवांस नोटिस। नोट, नो इम्पीचमेंट, नो प्रोसीजर, no specific ground like violation of constitution is mentioned in the constitution for the vice president removal like president, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के वर्सेस अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंपैरिजन को करें तो इलेक्टोरल कॉलेज में आपको पता ही दिया, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, यहाँ पे ऑल द मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड भी, इलेक्टेड भी, सब। स्टेट रोल में देखें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडेड होती है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है। सिस्टम वही है, सीक्रेट बैलेटन सेम है बिल्कुल, ठीक है। फिर रिमूवल की अगर हम बात करें, इम्पीच होते हैं 2/3 ऑफ द ईच हाउस ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनका ग्राउंड होता है, ये सिंपल रिजोल्यूशन से पास हो जाते हैं जो कि इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं, और लोकसभा से एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा कोई इम्पीचमेंट जैसा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है फॉर द वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल, ठीक है। ये आपको कुछ मैंने वारंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताया कि किस रैंक में चलता है, कभी कभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को आ जाता है। यहाँ पे कुछ 25 MCQs हैं फॉर द प्रैक्टिस, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। HEO एग्जाम और अदर स्टेट PCS एग्जाम। अब यूपी PCS का भी साथ साथ स्टार्ट कर दो, क्योंकि पता नहीं है कि इसके साथ कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, तो जो चीज़ें हैं वो करते चलो साथ साथ, ठीक है। तो थैंक यू। हाँ, और एक और चीज़, लास्ट मतलब 1-2 दिन में मेरे पास 1-2 लोगों के मैसेज आए, डिसाइड कि आप AI से PDF बनवा रहे हो और फिर पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो गाइस, AI से भी PDF बनवाने के लिए यू हैव समथिंग कॉल्ड नॉलेज, ठीक है, और एक्सपीरियंस जो कि रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ हाउ मच आई वर्कड हार्ड। मेरे पास ऑलरेडी ये नोट्स हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो इन द प्रिपरेशन मोड फ्रॉम लास्ट 5 years, ठीक है। मैं 5 साल से इस प्रिपरेशन में हूँ, मैंने मल्टीपल मेंस, मल्टीपल प्रीज दिए हैं, तो मेरे पास ये नोट्स हैं। लेकिन ये नोट्स देने का कोई फायदा नहीं है, ये मेरे नोट्स हैं, इससे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखो आप, ये पूरी पॉलिटी है मेरी, ठीक है। ये जो मैं आपको माइंड मैप्स देती हूँ ना, ये मैंने माइंड मैप्स का जो कंसेप्ट है ये वहीं से सीखा है कि एक पेज में सब कुछ डिफाइन कर लो ताकि आपको क्विक रिवीजन मिल जाए। ये देखो, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ऑर्डिनेंस पढ़ा दिया है ना, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज पढ़ा दिया, ठीक है। फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे ये पावर्स दी हुई हैं, सिचुएशन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ द थिंग, मैं अपने नोट्स मुझे समझ में आएंगे, है ना, आपको नहीं समझ में आएंगे ना। फर्स्ट तो मेरे नोट्स हैं, मुझे समझ में आएंगे। आधी जगह मैंने क्या पता कुछ लिख रखा हो, बहुत सारी चीजें हैं कि मैं याद करते हो, बहुत सारी चीजें कि मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करूं जो शायद ऐसे इंटरनेट पे डालने में ठीक ना लगे, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने अपने निमोनिक्स बनाए हों, या कुछ मेरी चीजें हैं, मेरी ट्रिक्स हैं जो मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट अपने नोट्स नहीं दे सकती, तो इसलिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से। और दूसरी चीज है कि आप अगर पढ़ा रहे हो तो आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है ना। तो ये PDF ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर मैं इसको AI से भी बनवा रही हूँ तो इसमें है तो नोट्स मेरे ही ना, ये चीजें है तो मेरी ही, ऐसा थोड़ी है ये नोट्स कहीं और से हैं। ऐसे मेरे पास सोशियोलॉजी के हैं, सोशियोलॉजी इज माय ऑप्शनल, ऐसे ही मेरे पास एंथ्रो के थे, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी के मैंने इग्नू से पढ़े, साइकोलॉजी के भी मैंने अपने बनाए, ठीक है। देन आई कि मैंने AI को कमांड दिया कि हाँ भाई इसको ऑर्गेनाइज कर दो एक PDF के फॉर्मेट में, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है यार, लोग AI से पढ़ पढ़ के एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, अब कोचिंग की वैल्यू नहीं रह गई है,
ठीक है, आपने भी सुना होगा, अब कोचिंग की इतनी वैल्यू नहीं रह गई है, लोग अपने आप से एआई से बेटर इवेल्युएट करा लेते हैं अपने आंसर्स। मैंने भी लास्ट मेंस में अपने आंसर्स पूरे एआई से इवेल्युएट कराए थे। तो इट्स अबाउट कि हाउ मच यू आर टारगेटिंग द थिंग्स, है ना। हम टारगेट कहाँ से कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं सिलेबस से। ऐसा थोड़ी है कि मैं आ रही हूँ एआई से पीडीएफ बना के 4 क्वेश्चन 4 एमसीक्यू करवा के और उनको टिक करवा के चली जा रही हूँ। रेलेवेंस से पढ़ा रही हूँ ना, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज, इफ यू आर हैविंग ट्रस्ट इश्यूज, आप कहीं भी जा सकते हो। मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि नहीं तुम मेरे से ही पढ़ो या तुम ऐसा ही करो। तुम्हें जहां से पढ़ना है, आपको जहां से अच्छा लग रहा है वहां से पढ़ लो, जहां से आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। एट द एंड है कि रेलेवेंट, रेलेवेंट प्लस कितना रिटेन कर पा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कहाँ कहाँ क्या बना दिया, कैसे बना दिया, हरा नहीं गुलाबी बना दिया, छोटा नहीं बड़ा बना दिया पीडीएफ, ऐसा नहीं लिखा वैसा लिख दिया। इन सब से बाहर निकलो प्लीज, रिक्वेस्ट है, इन सब चीजों से बाहर निकलो, ग्रो अप। और अगर आप प्रिपरेशन की तैयारी, मतलब ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वे ऑफ टॉकिंग सुधारना पड़ेगा और इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। फोकस ऑन दीज थिंग्स। सिलेबस वो क्या है, अलाइन हो रहा है या नहीं। हाँ, अगर मैं सिलेबस से बाहर जा रही हूँ, देन उसी दिन मेरे को मैसेज करो कि हाँ मैम ये टॉपिक आपने छोड़ दिया है, ये चीज ऐसे नहीं पढ़ाई, इस चीज में आप ये चीज एड ऑन कर। आई वुड लव टू नो सच फीडबैक्स। लेकिन ऐसे फीडबैक्स मत दिया करो प्लीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे फीडबैक्स ना मुझे इंटरेस्ट है लेने में, और ना मैं मतलब सुनना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है, इसको छोटा कर दो, इसका फॉर्मेट बड़ा है, इसका ये बड़ा है। ऐसे ऐसे फीडबैक्स का ना मैं जवाब दूंगी, फिर आपको हो सकता है थोड़ा रूट साउंड करे, लेकिन इन सब चीजों से थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। तो जो लोग सिंसियर हैं उनसे तो ठीक है, कोई इशू ही नहीं है, बाकी ठीक है। बाकी थैंक यू, दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।